नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम जानेंगे वेदर के बारे में, जिसे हम हिंदी में मौसम कहते हैं। किसी खास जगह का वेदर कैसा रहने वाला है, इसे हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे क्लाइमेट के बारे में भी। एक जगह पे बहुत दिनों तक वेदर को स्टडी करके हम उस जगह का क्लाइमेट बता पाते हैं। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि अलग अलग वेदर और क्लाइमेट के कंडीशन में जो जानवर रहते हैं वे अपने आप को किस तरह ढाल लेते हैं, किस तरह अडाप्ट कर लेते हैं उस कंडीशन से। इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर 7 में। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। तो जब हम हिल स्टेशन जा रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ें हम अपने साथ ले जाते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो हिल स्टेशन पे जैसा वेदर होगा, मान लेते हैं कि हिल स्टेशन पे बारिश होती होगी, तो हम अपने आप को बारिश से बचाने वाले सामान ले जाएंगे, जैसे कि छतरी ले जाएंगे, रेनकोट ले जाएंगे। उसी तरह अगर हिल स्टेशन काफ़ी ठंडा होगा तो हम अपने आप को गर्म रखने वाले सामान ले जाएंगे, जैकेट्स ले जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स ले जाएंगे। तो हिल स्टेशन जाने के लिए ये चीज़ें हम पैक करके ले जाएंगे। When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अपने साथ छाता ले जाइए। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? किसी फैमिली फंक्शन होने के पहले आपने अपने घर के बड़ों को सुना होगा कि वे वेदर का डिस्कशन करते हैं कि जिस दिन फैमिली में फंक्शन होना है उस दिन मौसम कैसा रहेगा, इस बात की चर्चा होती है। You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. आपने एक गेम के शुरू होने से पहले सुना होगा कि जो गेम के एक्सपर्ट्स होते हैं वे भी वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है इस खेल के दौरान। जैसे कि क्रिकेट के गेम में मैदान पे जो एक्सपर्ट होते हैं वे बताते हैं कि आज का वेदर कैसा रहने वाला है, बारिश होने की संभावना है कि नहीं है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, वेदर को डिस्कस क्यों किया जाता है? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। प्रोफाउंड का मतलब होता है इंटेंस, काफ़ी तीव्र। तो वेदर खेल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जैसे कि खेल के दौरान अगर बारिश हो जाए तो खेल रुक जाएगा, इसीलिए वेदर को डिस्कस किया जाता है कि बारिश होने की संभावना है कि नहीं है। खेल के अलावे इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। वेदर का एक बहुत गहरा इफेक्ट है हमारे जीवन पर भी। मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। हम एक दिन में जो भी काम करते हैं वह उस दिन के मौसम के हिसाब से होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी दिन बारिश होने वाली है तो हम कुछ खास काम नहीं करेंगे, जैसे हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे, या अगर घूमने का प्लान है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो वेदर का एक गहरा इफेक्ट है हमारे जीवन पर भी। देयर आर डेली रिपोर्ट्स फॉर द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर्स। वेदर के जो रिपोर्ट्स होते हैं कि पिछले दिन वेदर कैसा रहा और अगले दिन वेदर कैसा रहने वाला है, ये रिपोर्ट्स टीवी में, रेडियो पे और न्यूज़पेपर में दिखाए जाते हैं। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? लेकिन क्या आपको पता है कि ये वेदर वास्तव में क्या होता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि जीवन के जो अलग अलग फॉर्म हैं, जीवन के अलग अलग फॉर्म से मतलब जो अलग अलग एनिमल्स हैं, जो अलग अलग बैक्टीरियाज हैं या फिर और भी जो लिविंग बींग्स हैं, वे किसी खास क्लाइमेट में अपने आप को किस तरह अडाप्ट करके रखते हैं, किस तरह ढाल के रखते हैं कि वे सर्वाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं उस क्लाइमेट में। हैबिटेट का मतलब होता है लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस। जहाँ पे कोई जानवर रहता है उसे उसका हैबिटेट कहते हैं। मान लेते हैं कि कहीं का क्लाइमेट बहुत ठंडा है तो वहाँ जिस तरह के एनिमल रहते हैं वे गर्मी वाले क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल से बिल्कुल अलग होते हैं, या फिर उनके फीचर्स गर्मी में रहने वाले जानवरों से बिल्कुल अलग होंगे। जैसे कि उनके शरीर पर बाल होता है जो कि उन्हें ठंडी से बचाता है। तो इन एडाप्टेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 7.1 वेदर।
इन फिगर 7.1 अ सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। ऊपर है फिगर 7.1, इसमें एक वेदर रिपोर्ट जो पेपर में छपता है, न्यूज़पेपर में छपता है, उसकी कटिंग यहाँ दी गई है। आप इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताया गया है कि इस खास दिन पे, जिस दिन का ये वेदर रिपोर्ट है, उस दिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कितना रहेगा और सबसे कम कितना रहेगा। सनसेट बताया गया है कि सूरज कब डूबेगा। सनराइज बताया गया है कि सूरज कब उगेगा। मून सेट बताया गया है कि चांद कब डूबेगा और मून राइज बताया गया है कि चांद कब उगेगा। उसके साथ ही फॉग बताया गया है, आकाश कैसा रहने वाला है, क्लाउडी स्काई है ये लिखा गया है। और ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कितनी रहने वाली है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी बताया गया है और साथ में मिनिमम ह्यूमिडिटी भी है। तो एक वेदर रिपोर्ट में हम ये चीज़ें देख पाते हैं। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। एक खास वेदर रिपोर्ट में हमें टेम्परेचर की जानकारी मिलती है कि उस दिन तापमान कितना रहेगा, हमें ह्यूमिडिटी की जानकारी मिलती है कि आज एटमॉस्फेयर में नमी कितनी रहेगी, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा और बारिश कितनी होगी। ध्यान दें कि बारिश रोज नहीं होती। अगर आप इस वेदर रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें बारिश का कोई जिक्र नहीं है, रेनफॉल का कोई जिक्र नहीं है। कारण ये है कि बारिश हर रोज नहीं होती, तो जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन बारिश वाला कॉलम खाली रहता है। और ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, ये पिछले 24 घंटे का और आने वाले दिन का बताया जाता है एक वेदर रिपोर्ट में। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी एयर में कितना मॉइस्चर है इसी का मेजर होता है। एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है ये नापा जाता है ह्यूमिडिटी से। बूझो कहता है कि आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट। बूझो सोच रहा है कि इन वेदर रिपोर्ट्स को बनाता कौन है। तो ये वेदर रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ लिखा भी है कि द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेदर रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टेम्परेचर और विंड का डेटा कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है और फिर आने वाले दिन का वेदर कैसा रहेगा ये प्रेडिक्ट करती है, इसका अनुमान लगाती है। एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। पिछले सप्ताह का वेदर रिपोर्ट किसी न्यूज़पेपर से कट करिए। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके पास न्यूज़पेपर न हो तो अपने पड़ोसी से या दोस्त से न्यूज़पेपर लेकर उसमें जो एक वीक का वेदर का डेटा है वो अपने नोटबुक में नोट करिए। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी से भी आप वेदर रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। जितने भी वेदर रिपोर्ट्स आपने कट किए उसे एक वाइट शीट पे या चार्ट पेपर पे पेस्ट कीजिए, चिपकाइए। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। नीचे है टेबल 7.1 जिसमें वेदर रिपोर्ट्स के डिफरेंट वैल्यूज को हमें यहाँ भरना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे रखा है कि इस दिन पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही। और बारिश अगर उस दिन हुई होगी तो हम बारिश का डेटा यहाँ भरेंगे और अगर बारिश नहीं हुई होगी तो ये हम खाली छोड़ देंगे। फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैंपल, फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। पहला कॉलम एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, बाकी सारे कॉलम हमें अपने चार्ट के डेटा से भरना है। यहाँ स्टार लगाकर लिखा भी है कि रेनफॉल may not be recorded for all the days since it may not rain every day. Leave the space for rainfall blank if data is not available. तो बारिश हर रोज नहीं होती, तो अगर आपके एक वीक के रिपोर्ट में बारिश का डेटा न हो तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। रेनफॉल इज measured by an instrument called rain gauge. रेनफॉल कितना हुआ है किसी भी जगह पे, इसे रेन गॉज नामक एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो ये रेन गॉज एक मेजरिंग सिलेंडर होता है और इसके ऊपर एक फनल लगा होता है जो वाटर को कलेक्ट करता है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो हमने जो एक वीक का वेदर डेटा कलेक्ट किया है
उसमें हर रोज का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल क्या एक जैसा है? तो बिल्कुल ये अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर सम ऑफ द डेज। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हमारे वेदर रिपोर्ट में होगा वो हो सकता है कि कुछ दिनों का बराबर हो। However, all the parameters are not the same on any 2 days. लेकिन किसी 2 दिन को अगर हम लें तो सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सभी एक जैसे नहीं होंगे किसी 2 दिन के। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। एक सप्ताह में काफ़ी बदलाव हो सकता है वेदर में। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। एक खास जगह पे हर दिन की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, और उन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, तो वो है टेम्परेचर, कितना तापमान है उस जगह का, दूसरी है ह्यूमिडिटी, एयर में कितना मॉइस्चर है, तीसरा है रेनफॉल, बारिश कितनी हुई है, और चौथा है विंड स्पीड, और साथ में एक्सेट्रा भी है, और भी चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनका ख्याल रख के हम किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का वेदर बताते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। और ये मौसम हर रोज़ बदल सकता है, इसलिए डे टू डे बताया जाता है। ये मौसम हर दिन का मौसम बताया जाता है क्योंकि वो अलग अलग हो सकता है। The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. तो किसी जगह के, किसी दिन के वेदर को डिसाइड करने में जो जो एलिमेंट्स, जो जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है वेदर को डिसाइड करने में, उन्हें हम वेदर के एलिमेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ें मिलकर वेदर को बनाती हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। किसी जगह का वेदर हर दिन भी बदल सकता है और हर सप्ताह भी बदल सकता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड। इसीलिए अक्सर हम ऐसा कह देते हैं कि आज जो नमी है वो काफ़ी ज़्यादा है, आज ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, या फिर और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। हम ऐसा कहते हैं कि पिछले सप्ताह काफ़ी गर्मी थी, वेदर जो था वो वार्म था। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना दैट इट कैन वैरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। वेदर एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वेदर को डिसाइड करते हैं, और ये छोटे छोटे समय में भी बदल सकता है। इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हेविली। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह का जो वेदर था वो सनी था, सूरज निकला हुआ था सुबह को, और अचानक कहीं से बादल आ जाते हैं और वर्षा होने लगती है, और अ हेवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ही मिनटों में जो भारी बारिश लग रही थी, काफ़ी बादल थे, वे गायब हो जाते हैं और चमकदार धूप निकलती है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस याद कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict. वेदर चूंकि बहुत सारे चीज़ों से डिसाइड होता है, एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, सो इसका अनुमान लगाना, इसे प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। लुक एट द ग्राफ बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग, मेघालय। तो 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का जो वेदर है मेघालय का 2006 का, वो यहाँ इस ग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ है डेज 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, और ये है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 3 अगस्त का अगर हम टेम्परेचर जानना चाहें तो ये 26 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 3 के सामने ये है। उसी तरह अगर 4 अगस्त का हम टेम्परेचर देखें तो ये 23 से थोड़ा ज़्यादा है, 23.5 है। उसी तरह 4 का टेम्परेचर इसके सामने देखेंगे, ये 25 के करीब है। 6 का 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये ग्राफ है शिलोंग के वेदर का 2006 का। किस दिन कितना टेम्परेचर है वो यहाँ भी बताया गया है इस टेबल में। तो यहाँ से आप ये देखिए कि टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है, टेम्परेचर किस तरह बदल रहा है हर दिन। किसी दिन 26 डिग्री सेल्सियस है, किसी दिन 23 डिग्री सेल्सियस है, ये बढ़ और घट रहा है। एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। कोई भी वेदर रिपोर्ट अगर आप देखेंगे
तो वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर तो होता ही है हर दिन का, मतलब वेदर रिपोर्ट में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? क्या आपको पता है कि ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। इस मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक खास तरह का थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं जिसे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? आप अंदाजा लगाइए कि एक दिन में जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो किस समय होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली दोपहर के समय होगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो कब होगा? तो वो सुबह के समय होगा। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। एक दिन का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो अक्सर आफ्टरनून में होता है, दोपहर के समय होता है, और जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो सुबह के समय होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? तो क्या अब आप समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में दोपहर के समय हमें इतनी दिक्कत क्यों होती है, गर्मी से हम इतना मिजरेबल क्यों फील करते हैं, और वहीं सुबह के समय हम कंफर्टेबल फील करते हैं, आरामदायक फील करते हैं? ऐसा इसलिए कि दोपहर के समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सुबह के समय टेम्परेचर कम होता है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाई द सन। हमारे वेदर में, मौसम में जितने भी बदलाव होते हैं वे सभी सूरज के कारण होते हैं, सन के कारण होते हैं। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन एक बड़ा स्फीयर है, गोला है बहुत सारे गर्म गैसेस का, और वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। सूरज से जो हमारा डिस्टेंस है, हमारी दूरी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। इतनी बड़ी दूरी होने के बावजूद भी सूरज से जो एनर्जी निकलती है वो इतनी ज़्यादा है कि धरती पर वही सोर्स ऑफ हीट है और लाइट भी है। धरती पर जितना भी हीट है और जितनी भी रोशनी है उसका जो सोर्स है, उसका स्रोत है, वो सन ही है। So the sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. इसीलिए सूरज ही वो प्राइमरी सोर्स है, वो मुख्य आधार है जिससे मौसम में बदलाव होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। अर्थ के सरफेस के द्वारा, समुद्रों के द्वारा सन की जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सोख ली जाती है, या फिर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, वापस भेज दी जाती है, ये चीज़ें किसी खास जगह पे वेदर कैसा होगा ये डिटरमाइन करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन अ डिजर्ट और नियर अ माउंटेन। अगर आप समंदर के नज़दीक जाएंगे तो वहाँ का जो वेदर है वो डिजर्ट के वेदर से या माउंटेन के वेदर से बिल्कुल अलग होता है। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट? वेदर रिपोर्ट में सनराइज और सनसेट के बारे में भी बताया गया होता है कि सूरज कब उगेगा और कब डूबेगा, ये भी बताया गया होता है। यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। ठंड के मौसम में अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है और हमें खेलने का ज़्यादा समय नहीं मिलता। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर दैन इन समर? क्या ठंड के दिनों का जो डे होता है वो गर्मी के दिनों से छोटा होता है? ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इस चीज़ का पता हम लगाएंगे इस चैप्टर के अंत में दिए गए प्रोजेक्ट को करके। आइए देखें सेक्शन 7.2 क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेट्रोलॉजिस्ट रोज वेदर रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स। और ये जो वेदर रिकॉर्ड है वो पिछले काफ़ी दशकों से प्रिजर्व किया जा रहा है, उन्हें बचा कर रखा जा रहा है वेदर रिकॉर्ड्स को। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है कि आज वेदर कैसा रहा, कल वेदर कैसा था। These help us to determine the weather pattern at a place. तो पिछले काफ़ी सालों के वेदर को ऑब्जर्व करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि एक खास दिन किसी जगह का वेदर कैसा होगा।
द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। एक खास जगह पे बहुत दिनों के वेदर पैटर्न को ऑब्जर्व करके उसका एवरेज हम लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। और ये वेदर का डेटा 25 साल तक का हो सकता है। हम 25 साल तक के वेदर के रिपोर्ट को देखेंगे और देखेंगे कि उसका एवरेज कितना है, एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, वहाँ बारिश कितनी होती है। इन सभी चीज़ों का एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे और फिर जानेंगे कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ जो येलो में है वो क्लाइमेट की डेफिनेशन है, आप ये याद भी रख सकते हैं। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। अगर किसी जगह का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा वो जगह गर्म रहती है, तो हम ऐसा कहते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म है। If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we say that the climate of that place is hot and wet. अगर गर्मी के साथ साथ उस जगह पे अक्सर बारिश भी होती हो तो हम ऐसा कहेंगे कि वो जगह गर्म तो है ही, साथ में वेट भी है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट कहते हैं उस जगह के क्लाइमेट को। वेट मतलब भीगा होना, बारिश को दर्शाता है ये वेट। In table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at two places in India. यहाँ टेबल 7.2 और 7.3 है। यहाँ इंडिया के दो प्लेसेस का टेम्परेचर दिया गया है। एक है जम्मू एंड कश्मीर का, दूसरा है तिरुवनंतपुरम का, केरला का। द मीन टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। मीन एवरेज को ही कहते हैं। तो किसी महीने का एवरेज टेम्परेचर अगर निकालना हो तो इसे 2 स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप है कि वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। एक महीने में कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है उसका एवरेज निकाल लेंगे। सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मेनी ईयर्स। तो हर महीने का जो एवरेज टेम्परेचर हमने निकाला फिर उनका एवरेज निकालेंगे काफ़ी सालों तक का। हर महीने के एवरेज टेम्परेचर का एवरेज निकालने से हमें मीन टेम्परेचर मिलेगा किसी खास जगह का। दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। द 2 प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो यहाँ जो हम मीन टेम्परेचर निकाल रहे हैं वो एक है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर का, दूसरा है तिरुवनंतपुरम केरला का। तो यहाँ लिखा गया है कि जनवरी में जो मिनिमम टेम्परेचर का मीन है, एवरेज लिया गया है जनवरी के मिनिमम टेम्परेचर का, वो -2.3 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह अगर मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज लिया गया है तो वो 4.7 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह हर महीने के एवरेज को यहाँ लिखा गया है और फिर इन सभी का एवरेज हम लेंगे तो हमें मीन टेम्परेचर मिलेगा। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in climate of Jammu and Kashmir and Kerala. अगर हम टेबल 7.2 और 7.3 को बस देखें तो हम जो जम्मू और कश्मीर का क्लाइमेट है और केरला का क्लाइमेट है उसमें अंतर बता पाएंगे। जैसे कि आप जम्मू और कश्मीर के क्लाइमेट को देखो तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नेगेटिव में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, और केरला का जो क्लाइमेट है वहाँ मिनिमम टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं गया। इसका मतलब है कि जम्मू और कश्मीर ठंडा है, केरला गर्म है। वहीं अगर बारिश को देखें तो जो रेनफॉल का कॉलम है उसमें जो मैक्सिमम रेनफॉल इन मिलीमीटर्स है वो 99 तक गया है। वही अगर केरला के रेनफॉल को देखें तो जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो 321 तक गया है। तो इसका मतलब है कि केरला में ज़्यादा बारिश होती है, जम्मू और कश्मीर में कम बारिश होती है। तो इन चीज़ों को देख के हम यहाँ का वेदर बता पाते हैं। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ऊपर के टेबल देखकर हम ये बता पाते हैं कि केरला जो है वो गर्म है और वेट है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है जम्मू और कश्मीर के मुकाबले। और अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वो मॉडरेटली हॉट एंड वेट है, वहाँ सामान्य रूप से गर्मी पड़ती है और सामान्य रूप से बारिश भी होती है। केरला में ज़्यादा गर्मी भी है और बारिश भी ज़्यादा होती है। Similarly, data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year. वही अगर राजस्थान की बात करें तो गर्मी के मौसम में वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है, ज़्यादा रहता है
बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। लेकिन ठंड के मौसम में राजस्थान का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और राजस्थान में बारिश भी बहुत कम होती है। दिस इज टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। राजस्थान गर्म है और सूखा है। The north-eastern India receives rain for a major part of the year। और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे कंट्री का, वहाँ बहुत समय तक बारिश होती है। Therefore we say that climate of north east is wet। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो वेट है। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो वेट है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। सेक्शन 7.3 है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। अलग अलग तरह के क्लाइमेट में जो एनिमल्स है वे किस तरह एडाप्ट करते हैं, अब इसके बारे में है, किस तरह वे अपने आप को ढाल लेते हैं। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक खास जगह का जो क्लाइमेट है वो वहाँ रह रहे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। एनिमल्स आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। जानवर जिस कंडीशन में रहते हैं वे अपने आप को ढाल लेते हैं उस कंडीशन के हिसाब से, और वे वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against extreme cold or heat। जो जानवर काफ़ी ठंड या काफ़ी गर्मी वाले क्लाइमेट में रहते हैं उनके पास कुछ खास फीचर्स होने चाहिए जिससे वे अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी से बचा सकें। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 इन योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन की डेफिनेशन आपको याद होगी अपने क्लास 6 के बुक से, कि जानवर जब वेदर कंडीशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं किसी खास जगह में रहने के लिए, वही उनका एडाप्टेशन है। उनमें कुछ खास फीचर्स होती हैं जो उस खास जगह पे रहने के लिए उनको इनेबल करती है। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जो भी फीचर्स या जो भी आदत किसी एनिमल को हेल्प करता है उनके सराउंडिंग में रहने को, वो फीचर्स एवोल्यूशन के प्रोसेस से उन तक पहुंचती हैं। एवोल्यूशन विकास को कहते हैं। इसमें किसी एनिमल को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, या फिर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स बंदरों से आए हैं, तो बंदरों में पूंछ होती है और हमारी पूंछ गायब हो गई है, तो ये एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो जानवर जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते हैं, काफ़ी ठंड या काफ़ी गर्मी में रह पाते हैं, तो वहाँ रहने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि शरीर पे मोटे बाल होना, ये धीरे धीरे एवोल्यूशन से वे डेवलप कर पाते हैं और वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में हम ये जानेंगे कि वेदर और क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है मिट्टी पे। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। इस चैप्टर में हम केवल ये जानेंगे कि वेदर का क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स पे, जानवरों पे क्या इफेक्ट होता है वेदर का, हम इस चैप्टर में केवल यही जानेंगे। इन क्लास 6 यू हैव रेड अबाउट एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। क्लास 6 में हमने जाना है कि कुछ खास हैबिटेट्स में जानवर अपने आप को किस तरह एडाप्ट कर लेते हैं। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहां जानवर रहते हैं, और एडाप्ट कर लेना मतलब अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेना। एज एग्जाम्पल्स ऑफ एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ हम केवल उन्हीं जानवरों के बारे में डिस्कस करेंगे जो पोलर रीजन में रहते हैं और या फिर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं। एज द name suggests, the polar region are situated near the poles, that is North Pole and South Pole. पोलर रीजन्स उन रीजन्स को कहते हैं जो धरती के पोल्स पे सिचुएटेड हैं। ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। और ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो पोलर रीजन में हैं, वह हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये सारे पोलर रीजन हैं, और यहाँ जो एनिमल रहते हैं उनके बारे में जानेंगे और किस तरह वे अडाप्टेड हैं, उन्होंने वहाँ रहने में किस तरह अपने आप को ढाल लिया है, ये जानेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली कंट्री हैं, और यहाँ जो एनिमल रहते हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह अडाप्ट किया है उनके बारे में भी जानेंगे।
आइए देखें एक्टिविटी 7.2। Take an outline map of the world. Mark the polar regions in blue. Similarly, mark the tropical regions in red. एक वर्ल्ड का मैप लेंगे और उसमें पोलर रीजन को ब्लू से मार्क कर देंगे और ट्रॉपिकल रीजन्स को रेड से मार्क कर देंगे। आइए पढ़ें पोलर रीजन्स के बारे में। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का होना मतलब काफ़ी गर्मी का होना या फिर काफ़ी ठंड का होना। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पोलर रीजन एक साल में बहुत समय तक बर्फ में ढके होते हैं। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। पोल्स पे, जो अर्थ के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे 6 महीने सूरज नहीं डूबता और एक बार जब सूरज डूबता है तो 6 महीने नहीं उगता। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में पोलर रीजन्स में टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। Animals living there have adapted to these severe conditions। जो जानवर उन पोलर रीजन्स में रहते हैं उन्होंने अपने आप को इस खतरनाक टेम्परेचर में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। इन सीवियर टेम्परेचर्स में रहने के लिए वे अडाप्ट कर गए हैं। Let us see how they are adapted by considering the example of polar bears and penguins। हम polar bears और penguin का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि ये इन polar regions में रहने के लिए किस तरह अपने आप को अडाप्ट कर लिए हैं। Polar bears have white fur so that they are not easily visible in snowy white background। अब चूंकि पोल्स पे हमेशा बर्फ़ जमी होती है तो जो बैकग्राउंड होता है, जो ज़मीन का रंग होता है, वो उजला होता है और पोलर बियर के शरीर पर जो बाल होते हैं वे भी उजले होते हैं। तो उजले बालों के कारण उजले बर्फ़ में वे आसानी से छुप सकते हैं, वे आसानी से दिखाई नहीं देते। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। तो जो पोलर बेयर्स के शिकारी होते हैं, जो पोलर बेयर्स को मारना चाहते हैं, ये उजला रंग बर्फ़ में छुपा के उन्हें बचाता है उनके शिकारियों से। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। और ये उजला रंग उन्हें शिकार करने में भी मदद करता है, उनके शिकार को पकड़ने में भी उनकी सहायता करता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। फर की, बाल की 2 परत होती है उनके शरीर पे जो उन्हें इस एक्सट्रीम कोल्ड से -37 डिग्री सेल्सियस वाले इस ठंडे मौसम से उन्हें बचाती है। फर की ये 2 कोटिंग होती है उनके शरीर पे। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनके चमड़ी के नीचे एक फैट का भी लेयर होता है जो गर्मी प्रदान करता है। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। वास्तव में ये पोलर बियर इतने अच्छे से इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड होना मतलब बाहर की जो ठंडक है उनके शरीर के अंदर नहीं आ पाती है, ऐसी व्यवस्था को इंसुलेशन कहते हैं। तो वे इतने इंसुलेटेड होते हैं कि अगर वे मूव न करें और आराम न करें तो उन्हें गर्मी लगने लगेगी, वे ओवर हीट होने लगेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। गर्मी के दिनों में अगर फिजिकल एक्टिविटी करें पोलर बियर्स तो उन्हें ठंडक की ज़रूरत होती है। सो पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। इसलिए पोलर बियर तैरने जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर। पोलर बियर अच्छे तैराक होते हैं, उन्हें तैरना आता है। Its paws are wide and large, which help it not only to swim but also walk with ease in the snow। पोलर बियर के जो पॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वे चौड़े होते हैं। इन चौड़े पंजों से वे अच्छे से तैर भी पाते हैं और ये चौड़े पंजे उनको स्नो पर, बर्फ पर चलने में भी मदद करते हैं। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations। पोलर बियर्स पानी के अंदर अपने नाक के छेदों को बंद करके रख सकते हैं और पानी में बहुत देर तक रह सकते हैं। पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food। पोलर बियर्स की जो स्मेल करने की पावर होती है, सूंघने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वे अपने शिकार को सूंघ लेते हैं
और उन्हें इस तरह अपने फूड को पाने में आसानी होती है। वी कैन अंडरस्टैंड द एडाप्टेशंस ऑफ पोलर बेयर विथ हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3। तो पोलर बेयर में एडाप्टेशन किस तरह हुआ है वो इस चार्ट को यहाँ देखकर हम समझ सकते हैं। तो आइए देखें इस चार्ट को। ये बीच में पोलर बेयर की फोटो है और बैकग्राउंड में आप देखें ये स्नो है और स्नो के ही रंग का कुछ इसका फर है, इसके बाल हैं, जिससे दूर से पोलर बेयर दिखाई नहीं देता। तो इसके फीचर्स बताए गए हैं यहाँ। जैसे पहला फीचर है द वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी वाइट है और फर भी वाइट है, इसलिए ये आसानी से दिखाई नहीं देते। और इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा है कि इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। पोलर बेयर के जो शिकारी हैं और पोलर बेयर का जो शिकार है वो दोनों ही इसे देख नहीं पाते। दूसरा फीचर है कि इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ये बड़े दूर की चीज़ें बड़ी आसानी से सूंघ लेता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये है कि इट हेल्प्स बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। ये जो स्मेल करने का सेंस है ये पोलर बियर को हेल्प करता है अपने शिकार को लोकेट करने में, ढूंढने में और उसका शिकार करने में। अगला है इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके जो पंजे हैं वे काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी तेज हैं। इनकी मदद से वो आसानी से बर्फ पर चल पाता है। उसी तरह अगला है इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसके फर के नीचे जो चमड़ी है उसके नीचे फैट का एक लेयर होता है और ये फैट का लेयर होना इससे कैसे मदद करता है? ये फैट का लेयर इंसुलेट करता है इसकी बॉडी को, बाहर के टेम्परेचर को अंदर आने से रोकता है, जिससे इसकी बॉडी गर्म रहती है। अगला फीचर है इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर। फर की 2 लेयर होती है, 2 परत होती है इसके शरीर पे, जिससे इसको ठंड नहीं लगती, इसका शरीर गर्म रहता है। तो ये था पोलर बियर के एडाप्टेशन के बारे में कि पोलर बियर ने किस तरह खुद को एडाप्ट कर रखा है इस ठंडे क्लाइमेट में बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए। हमने देखा कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से, काफ़ी ठंडक से अपने आप को कैसे बचाता है और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होने के कारण ये कैसे शिकार कर पाता है। आइए अब देखें पेंगुइन्स के बारे में। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। दूसरे जो काफ़ी मशहूर एनिमल पोलर रीजन में रहते हैं वे हैं पेंगुइन्स। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज विद द वाइट बैकग्राउंड। ये पेंगुइन्स भी उजले रंग के होते हैं और बर्फ़ के उजले बैकग्राउंड से ये आसानी से मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं इस उजले बैकग्राउंड में। It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. पेंगुइन्स की जो चमड़ी होती है वह मोटी होती है और पेंगुइन्स में भी फैट का एक लेयर होता है जो कि उन्हें ठंड से बचाता है। You may have seen pictures of penguins huddled together. आपने पेंगुइन्स की फोटो देखी होगी, वे झुंड में रहते हैं। This they do to keep warm. पेंगुइन्स झुंड में इसलिए रहते हैं ताकि उन्हें गर्मी लगे, ताकि वे खुद को गर्म रख सकें। Recall how warm you feel when you are in a hall full of people. अगर एक कमरे में बहुत सारे लोग हों तो उस कमरे में अपने आप ही गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो पेंगुइन्स झुंड में इसीलिए रहती हैं ताकि वे वार्म फील कर सकें, गर्मी महसूस कर सकें। और यहाँ पेंगुइन्स के झुंड की ये फोटो है। लाइक पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पोलर बेयर्स की तरह ही पेंगुइन्स भी अच्छी तैराक होती हैं, उन्हें भी तैरना आता है। Their bodies are streamlined and their feet have webs making them good swimmers. पेंगुइन्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है तैरने में, जिससे मदद हो, और उनके जो पंजे होते हैं उसमें इस तरह के वेब बने होते हैं, जाल की तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिससे वे अच्छे से तैर पाते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क ऑक्शन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। तो ये और भी कुछ जानवरों के एग्जाम्पल हैं जो इन पोलर रीजन्स में रहते हैं। इसमें मछलियाँ हैं, रेनडियर्स है, मस्क ऑक्सन है, ये सभी जानवरों के नाम हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. तो चूँकि पोलर रीजन में काफ़ी ठंड होती है
और यहाँ पक्षी भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं और मछलियाँ भी रहती हैं। हम जानते हैं कि मछलियाँ ठंडे पानी में बहुत देर तक रह सकती हैं, काफ़ी समय तक सरवाइव कर सकती हैं, लेकिन पक्षियों को थोड़ी गर्मी चाहिए ताकि वे सरवाइव कर सकें। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। तो ये जो बर्ड्स होती हैं वे माइग्रेट कर जाती हैं, एक गर्म जगह पे चली जाती हैं ताकि वे इस ठंडक से बच सकें। You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. ये पक्षियाँ इस ठंड से बचने के लिए इंडिया भी आती हैं। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like भरतपुर in Rajasthan and सुल्तानपुर in हरियाणा। आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा। ये साइबेरिया से आती हैं, राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में और भारत के दूसरे हिस्सों में भी ये पक्षी आते हैं खुद को ठंडक से बचाने के लिए। यहाँ है एक डू यू नो Some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climatic conditions at home. कुछ जो ये माइग्रेट करने वाले पक्षी हैं वे 15,000 किलोमीटर तक चलते हैं, ट्रैवल करते हैं इस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए। Generally, they fly high where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. ये पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि वहाँ जो हवा बह रही हो वो उनकी उड़ान में मदद कर सके और उड़ने से जो गर्मी निकलती है उनके मसल्स में वो गर्मी भी ऊंचाई के कारण ठंडी हो सके। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन ये जो पक्षी हैं ये एक ही जगह कैसे जाते हैं हर साल, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसके बारे में हम आज भी नहीं जान पाए हैं। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल। ऐसा लगता है जैसे इन पक्षियों के अंदर ही दिशा का ज्ञान है, ये जान पाते हैं कि किस दिशा में ट्रैवल करना है, किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम। कुछ पक्षी लैंडमार्क्स का भी इस्तेमाल करते हैं, निशानों का इस्तेमाल करते हैं, रास्ते में जो निशान होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जिससे वे जान पाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. कुछ पक्षी हो सकता है सूरज से या फिर तारों को देखकर अपने दिशा का पता लगाते हैं। There is some evidence that birds may use the magnetic field of Earth to find direction. ऐसे भी कुछ प्रमाण मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि पक्षी धरती के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं दिशा का पता लगाने के लिए। And it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. केवल पक्षी ही माइग्रेट नहीं करते, कुछ मैमल भी और फिशेस और इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं ऐसे क्लाइमेट में जो हॉस्पिटेबल हो उनके लिए, जहाँ वे रह सकें, जो उनको वेलकम करे, उनके हिसाब से हो, वैसे क्लाइमेट्स में वे माइग्रेट करते हैं। आइए अब देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के बारे में। यहाँ कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे लिविंग बींग्स होते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ये ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के पास होता है, जैसे ये हमारी धरती है और इसका जो इक्वेटर है इसके पास है ये ट्रॉपिकल रीजन्स। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। जो सबसे ठंडा महीना होता है उसमें भी ट्रॉपिकल रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी गर्मी में ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। यहाँ दिन और रात जो होते हैं वे एक समान होते हैं। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल और यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। इस रीजन की खास चीज़ है यहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India, Southern Asia, Central America and Central Africa. ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमारे देश के वेस्टर्न घाट और असम में मिलते हैं, वहीं ये साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में भी मिलते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। काफ़ी गर्मी और वर्षा के कारण यहाँ बहुत सारे पौधे और बहुत सारे जानवर रहते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स living in the rainforests are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snake, birds and insects.
तो ये सारे जानवर हैं जो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं। इसमें हैं बंदर, गोरिल्ला, एलिफेंट, लियोपार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड, इंसेक्ट्स। तो ये सभी उन जानवरों के नाम हैं जो यहाँ रहते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। आइए देखें कि ये एनिमल किस तरह इस गर्म और मॉइस्चर वाले क्लाइमेट में रह पाते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट्स आर हाईली सुइटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो इस ट्रॉपिकल रीजन में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये गर्मी और बारिश होने वाला कंडीशन, ये बहुत सारे एनिमल्स को सर्वाइव करने देता है अपने अंदर। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। अब चूंकि यहाँ बहुत सारे एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं तो खाने की होड़ यहाँ होती है, खाने के लिए एनिमल्स में कंपटीशन होता है। मेनी एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत सारे जानवर पेड़ों पर रहने के लिए अपने आप को अडॉप्ट करके रखे हैं, वे पेड़ों पर ही रहते हैं। द रेड आइड फ्रॉग फिगर 7.7 हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन द फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स। यहाँ ऊपर है फिगर 7.7, ये है रेड आइड फ्रॉग, इसकी आंखें लाल हैं और इसने अपने आप को कुछ इस तरह अडॉप्ट किया है कि जो इसके पैर है, जो पंजे हैं, पैड्स हैं, वे चिपकने वाले हैं, वे पेड़ों से चिपक जाते हैं और इस तरह ये अपने आप को पेड़ पर रखता है और सरवाइव कर पाता है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज monkeys have long tails for grasping branches। वहीं अगर बंदरों की बात करें तो पेड़ पर रहने के लिए बंदरों के पास ये पूंछ होती हैं जिससे वे अपने आप को पेड़ की डाल में लपेट लेते हैं और पेड़ों पर आसानी से लटक पाते हैं। Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches। बंदरों के हाथ और पैर कुछ इस तरह से होते हैं कि वे पेड़ की डाल को आसानी से पकड़ सकें। As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable। अब चूंकि खाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन है तो कुछ एनिमल्स ने अपने आप को कुछ इस तरह से अडॉप्ट किया है कि वे वहाँ का भोजन खाते हैं जहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। A striking example is that of bird toucan। एक पक्षी है जिसका नाम ये टॉकन है, जिसे फिगर 7.9 में दिखाया गया है। ये वाला बर्ड है ये, इसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है। विच पोजेज अ लॉन्ग लार्ज बीक। इसकी चोंच लंबी और बड़ी होती है। इट हेल्प्स अ टॉकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ये अपनी लंबी चोंच से उन ब्रांचेस के फ्रूट्स को भी ग्रैब कर पाता है जो कि काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिस पे बैठने के बाद वो टूट जाएंगे। ये अपनी बड़ी चोंच से वैसे फलों को भी खा पाती है। मनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज। बहुत सारे जो ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं उनके जो सुनने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके देखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, उनकी चमड़ी मोटी होती है और उनके स्किन का कलर, उनके चमड़ी का रंग कुछ इस तरह का होता है कि वे अपने आप को इस रेन फॉरेस्ट में, इस जंगल में छुपा पाते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुप जाना, अपना रंग कुछ इस तरह बदल लेना कि आप झाड़ियों में छुप सको, पेड़ पौधों में कुछ इस तरह छुप जाओ कि लोग आपको देख न सकें। बाई ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ब्लेंड होना मतलब घुल जाना, मिल जाना अपने सराउंडिंग्स में। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। और ये छुपना पक्षी इसलिए करते हैं कि वे अपने शिकारियों से बच सकें। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। एग्जाम्पल के लिए हम लायन और टाइगर्स को अगर देखें जो कैट फैमिली से आते हैं, वे बड़े कैट्स हैं, उनकी चमड़ी मोटी होती है और उनके सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। द लॉन्ग टेल्ड macaque, also called beard ape, lives in the rainforests of Western Ghats। फिगर 7.10 में जो दिखाया गया है वो बियर्ड एप है, ये वेस्टर्न घाट्स में रहता है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक डाउन टू इट्स चिन। इसका जो फीचर है वो इसके बाल हैं, ये उजले बाल जो इसके गाल से लेके इसकी ठुड्डी तक होते हैं, चीक से लेकर चिन तक होते हैं और हेड पे भी होते हैं, सर पे भी होते हैं। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये पेड़ पर बड़ी आसानी से चढ़ पाता है और अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा ये पेड़ पर ही बिताता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और ये फलों को खाता है। इट ऑल्सो ईट्स सीड्स, यंग लीव्स एंड स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ये बीज, नए पत्ते
पत्ते, टहनियाँ, फूल और कलियां भी खाता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर बार्क ऑफ द ट्रीज। ये बियर्ड एप पेड़ की छाल के अंदर कीड़ों को भी ढूंढता है, उन्हें भी खाता है। सिंस इट इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। चूंकि इस एप को पेड़ पर ही अपना सारा खाना मिल जाता है, इसलिए ये जमीन पर बहुत कम ही आता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। हमारे इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो काफ़ी मशहूर एनिमल है वो है हाथी, और ये है इंडियन एलिफेंट की एक इमेज। फिगर 7.11 It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways। ये हाथी रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अपने आप को कुछ बड़े दिलचस्प तरीके से अडाप्ट करके रखा है। लुक एट इट्स ट्रंक। इसकी सूंड को देखिए, ये हाथी की सूंड। इट यूजेस इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। हाथी अपने सूंड को अपनी नाक की तरह इस्तेमाल करता है, और सूंड चूंकि लंबी होती है इसलिए ये इसके सूंघने की क्षमता को बढ़ाती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज्ड बाई इट फॉर पिकिंग अप फूड। हाथी अपने सूंड का इस्तेमाल अपने खाने को उठाने के लिए भी करता है, खाने को पिक करने के लिए भी करता है। मोरोवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ। हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं ये वाले, इन्हें टस्क्स कहते हैं। ये हाथी के दांत ही हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड टीथ है। दांतों ने अपना आकार बदल लिया है, ये इवोल्यूशन के कारण है। दीज कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। ये जो लंबे दांत हैं इनका इस्तेमाल करके हाथी पेड़ की छाल को टीयर कर पाता है और पेड़ की छाल को वह खाता है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल। तो हाथी इस तरह से अपने फूड के कंपटीशन को ओवरकम करता है, अपने खाने की व्यवस्था करता है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर वेरी सॉफ्ट साउंड्स। हाथी के ये जो बड़े कान हैं ये उसे दूर तक की सुनने में मदद करते हैं। उसके सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी सॉफ्ट साउंड्स को भी सुन सकता है, काफ़ी कमज़ोर आवाज़ों को भी सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। ये बड़े कान हाथी को इस गर्म क्लाइमेट में ठंडा भी रखने में मदद करते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर 7। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।